हेलो एवरीवन, हाय दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने स्किल्स पे काम कर रहे होंगे। हर एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में कहीं ना कहीं आप स्किल्स पे बहुत अच्छे से बेहद तरीके से काम कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपका सपना नहीं है तो सपने बिल्कुल कोई ना कोई सपना देखिए। अगर कोई मकसद नहीं है जिंदगी का तो बेशक जिंदगी का मकसद होना चाहिए, तभी आपको उस मकसद को पूरा करने में ज्यादा मजा आएगा, राइट। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकर गोस्वामी, आप सबका स्वागत करता हूं BFSI अड्डा 24/7 के चैनल में। और यहां पे मैं सबकी तरह ये नहीं बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं पहले ये बोलूंगा कि चैनल जाके आप देखिए। चैनल में जितने भी वीडियोस हैं, वीडियोस, शॉर्ट्स, लाइव, हर एक सेक्शन, हर एक कैटेगरी में जाके देखिए। अगर आपको लगेगा कि वीडियो आपके लायक है, ये चैनल आपके लायक है, तो बेशक इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, तो आज हम समझेंगे, आज हमारा एक सीरीज चल रहा था बैंकिंग प्रोडक्ट्स का। आज ये तीसरा सेशन है हमारा, उस सीरीज का तीसरी सीरीज है बैंकिंग प्रोडक्ट, जहां पे आज हम जानेंगे कि सेविंग अकाउंट, RD, FD, इन सब के बारे में समझेंगे, बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में समझेंगे। इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में भी हम जानेंगे अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे सेविंग अकाउंट से शुरू करते हैं दोस्तों। सेविंग अकाउंट क्या होता है एग्जैक्टली, सेविंग अकाउंट क्या है, क्यों होता है, क्यों किया जाता है। तो आपको पता होगा, सेविंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जो इंडिविजुअल यानी कि एक पर्टिकुलर कस्टमर के डेली ट्रांजैक्शंस और बचत के लिए होता है। ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है, ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है, नाम तो सुना होगा, ट्रांजैक्शन वर्ड तो बहुत सुना होगा। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है पैसा निकालना, बैंक से पैसे निकालने और पैसे डालने, यानी कि आपका कैश विड्रॉ, कैश डिपॉजिट्स, जो आप विड्रॉ और डिपॉजिट्स करते हैं, उसका मतलब होता है ट्रांजैक्शन करना, पैसा ट्रांसफर करना, इधर से उधर निकालना और डालना दोनों आ जाता है। तो दोस्तों, सेविंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो इंडिविजुअल लोगों के लिए होता है, राइट। जो इंडिविजुअल लोग होते हैं उनके लिए ये अकाउंट यहां पे खोला जाता है। और बेसिकली यहां पे सेविंग अकाउंट क्यों बोला जाता है, सेविंग अकाउंट खोलने के लिए क्यों, सरकार ने भी बहुत सारे अलग अलग नियम कानून बनाए हैं। आपको पता होगा जनधन योजना पता होगा दोस्तों। जनधन योजना क्यों लाया गया था, ऐसा क्या हुआ था कि जनधन योजना आया था। तो सिंपल सी बात है, यह कहा जाता है कि सेविंग की हैबिट के लिए, सेविंग की हैबिट करने के लिए, सेविंग की आदत डालने के लिए आपको सेविंग अकाउंट खोलना जरूरी होता है। इससे आपकी आदत अच्छी पड़ती है ताकि आप अपनी बचत कर सकें, इसीलिए होता है यह आपका सेविंग अकाउंट, ठीक है। अगर मैं बात करूं रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है सेविंग अकाउंट में दोस्तों, तो सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो मिलता है, कह सकते हो 2 से 4%। 2 से 4% मिलता है, उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होती है। अगर आपको यह लगता है कि आपके सेविंग अकाउंट्स में सिर्फ 4% मिलता है, 5% मिलता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2% भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 2.25 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आप अपने अकाउंट को कैसे यूज करते हैं और डिपेंड करता है उस अकाउंट के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या है। तो दोस्तों, यहां पे एक चीज और समझिएगा, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि क्या कोई बिजनेसमैन सेविंग अकाउंट खोल सकता है। बेशक खोल सकता है, बिजनेसमैन भी सेविंग अकाउंट खोल सकता है अपने पर्सनल, अगर वो पर्सनली यूज के लिए अपना अकाउंट खोल रहा है तो वो सेविंग अकाउंट बेशक खोल सकता है। लेकिन अगर उसको अपने बिजनेस के लिए खोलना है, बिजनेस के नाम पे कोई अकाउंट खोलना है, तो वो सेविंग अकाउंट नहीं खोलेगा, ठीक है। अब यहां पे हम समझते हैं थोड़ा सा टाइप्स ऑफ सेविंग अकाउंट्स। ऐसा तो है नहीं कि सेविंग अकाउंट्स खाली एक ही होता होगा, हर एक बैंक में अपने अलग अलग सेविंग अकाउंट है। तो मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड सेविंग अकाउंट्स के टाइप्स बताने जा रहा हूं। पहला होता है दोस्तों रेगुलर सेविंग अकाउंट। पहला होता है, अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ सेविंग अकाउंट, अगर मैं यहां पे बात करूं दोस्तों टाइप्स ऑफ सेविंग अकाउंट्स की, तो पहला होता है रेगुलर सेविंग अकाउंट। अब ये रेगुलर सेविंग अकाउंट एग्जैक्टली है क्या। सबके लिए इंटरेस्ट लो पर विड्रॉल इजी, सबके लिए होता है इंटरेस्ट लो पर विड्रॉल इजी, बड़े आसानी से आप विड्रॉ कर सकते हैं, इंटरेस्ट काफी लो होता है। ये एक तरह का रेगुलर सेविंग अकाउंट होता है जो एक जनरली हम जानते हैं, वो हो गया। दूसरा दोस्तों यहां पे जीरो बैलेंस अकाउंट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट, यानी कि आपको ये अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम बैलेंस की कोई जरूरत नहीं होती। अगर एक जनरली क्या होता है दोस्तों, हर एक अकाउंट्स में एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको रखना होता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको हमेशा उसमें फिक्स करके रखना होता है। नहीं रखोगे तो आपको चार्जेस लग जाएंगे, उस पर भी मैं अभी एक एक्सप्लेन करूंगा ये होता क्या है। तो ये एक ऐसा अकाउंट है जीरो बैलेंस, जिसमें आपको कोई बैलेंस
रखने की जरूरत नहीं है। मोस्टली सैलरी अकाउंट्स होते हैं, ये सैलरी अकाउंट्स होते हैं, मतलब सैलरी अकाउंट जो आप यूज करते हैं जिसमें आपकी सैलरी आती है, उस अकाउंट में आप अगर जीरो बैलेंस भी चल रहा है तो उसमें कोई चार्जेस नहीं कटता है, राइट। तो ये आपके जीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं। इसके अलावा होता है दोस्तों, कहीं कहीं जीरो बैलेंस अकाउंट को एक और टर्म यूज करते हैं, नो फ्रिल अकाउंट्स। अगर आपने पता होगा नो फ्रिल्स अकाउंट, शायद आपने सुना होगा नो फ्रिल अकाउंट। ये एग्जैक्टली क्या है नो फ्रिल अकाउंट? नो फ्रिल अकाउंट का मतलब होता है नो फ्रिल। फ्रिल का मतलब होता है क्रीम, क्रीम चीजें निकाल देना उसमें से, एक अकाउंट से क्रीम चीजें, यानी एक अकाउंट से जो बेस्ट फीचर्स होते हैं, जो बेस्ट सुविधाएं होती है उसको निकाल देना, उसके बाद जो बचता है दैट्स अ नो फ्रिल अकाउंट। चलिए नेक्स्ट अकाउंट की बात करते हैं। नेक्स्ट अकाउंट की बात करते हैं तो वो है आपका माइनर अकाउंट। माइनर, माइनर अकाउंट का मतलब समझ में आ रहा होगा। माइनर मतलब, माइनर क्या होता है? माइनर का मतलब वो लोग जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है उन्हें हम माइनर बोलते हैं। ऐसे लोग जो 18 साल से कम के बच्चों के लिए अकाउंट होता है, पर इनको गार्जियन इनमें ऐड होते हैं। समझना, ये माइनर अकाउंट कौन खोल सकता है? वो बच्चे, वो लोग जिनकी उम्र 18 साल से कम है। ये माइनर अकाउंट उनके लिए है जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है, ये वो उनके लिए अकाउंट होता है, पर इसमें गार्जियन, जो भी उनके गार्जियन है, मम्मी पापा, वो ऐड होते हैं। यानी कि जो ट्रांजैक्शंस करेंगे, जो अकाउंट ऑपरेट करेंगे, वो कौन होंगे? गार्जियन होंगे। ये आपका होता है माइनर अकाउंट, ठीक है। माइनर अकाउंट मेजर कब बनता है? जब बच्चा 18 उम्र का हो जाता है तो माइनर अकाउंट अपने आप मेजर बन जाता है, बस आपको डॉक्यूमेंट्स कस्टमर को देने होते हैं। चलिए नेक्स्ट अकाउंट की बात करें दोस्तों। नेक्स्ट अकाउंट आपका है सीनियर सिटीजन अकाउंट। सीनियर सिटीजन अकाउंट, सीनियर सिटीजन अकाउंट, नाम से पता चल रहा है सीनियर सिटीजन अकाउंट क्या होता है, नाम से पता चल रहा है। सीनियर सिटीजन मतलब वो लोग जो 60 साल से ऊपर होते हैं। सीनियर सिटीजन को हाई इंटरेस्ट और कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, ये एक प्लस पॉइंट होता है। ये आप किसी भी, देखिए सीनियर सिटीजन को दोस्तों एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया जाता है, चाहे मैं बैंक की बात करूं या किसी अलग अलग सरकारी विभाग की बात करूं। रेलवेज में भी कुछ इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलता है, उसी तरह यहां पर भी इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलता है। तो ये होता है आपका यहां पे सीनियर सिटीजन अकाउंट। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों, ये तो अकाउंट्स हो गए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं? अगर एक बैंक में आप अकाउंट खोलने जाते हो, सेविंग अकाउंट्स खोलने जाते हो, तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए इसको हम समझ लेते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। नंबर 1 आपका आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ मतलब आइडेंटिटी प्रूफ। आईडी प्रूफ का मतलब होता है दोस्तों, आईडी प्रूफ का मतलब आइडेंटिटी प्रूफ, ऐसा कुछ जो आपकी आईडी बता रहा है, जो आपकी आइडेंटिटी बता रहा है, राइट। आधार कार्ड आईडी प्रूफ, देखिए बहुत सारी चीजें होती है आईडी प्रूफ में आ जाता है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पासपोर्ट, या फिर कह सकते हैं आपका यहां पे वोटर आईडी कार्ड भी आता है, इसमें वोटर आईडी कार्ड भी आता है। ड्राइविंग लाइसेंस आता है, ड्राइविंग लाइसेंस आता है, राइट। राशन कार्ड को भी कंसीडर किया जाता है, राशन कार्ड को भी कंसीडर किया जाता है आईडी प्रूफ में। एंड इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपकी, जैसे इसे हम बोलते हैं यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राइट। मतलब यूटिलिटी बिल, यूटिलिटी बिल मतलब होता है आपका कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, फोन बिल हो गया, ये सब यूटिलिटी बिल होता है, राइट। माइनर अकाउंट के लिए अगर बात करें तो बर्थ सर्टिफिकेट या फिर गार्जियंस की आईडी, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती है। दोस्तों यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ पे दो चीजें बहुत आराम से समझना, दो चीजें हैं। ये जो आईडी प्रूफ मैंने बताया ना, ये आईडी प्रूफ को भी ना दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है आईडी, एक होता है आईडी प्रूफ, और एक होता है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ यानी कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं दोस्तों जो आपके एड्रेस को दर्शाए, जो आपके एड्रेस का प्रूफ दे। जैसे एड्रेस वाले कौन से हैं? आधार कार्ड में एड्रेस होता है, पासपोर्ट में होता है, वोटर आईडी में होता है, ड्राइविंग लाइसेंस में होता है, राशन कार्ड में होता है। तो ये सब जितनी भी चीजें हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में भी होते हैं एड्रेस, ये सब जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये आपके क्या है? ये सारे डॉक्यूमेंट होते हैं एड्रेस प्रूफ। ये एड्रेस प्रूफ होते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स। वहीं पे अगर मैं बात करूं पैन कार्ड की, तो पैन कार्ड में आपका एड्रेस नहीं होता, पैन कार्ड इज अ आईडी प्रूफ। ये आपकी आइडेंटिटी बताता है, ये आपकी पहचान बताता है कि आपका नाम क्या है, आप कब पैदा हुए थे, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये आपकी पहचान बताता है पैन कार्ड। उसी तरह अगर मैं बात करूं कहीं पहले, अगर बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में पहले 10th क्लास के जो मार्कशीट्स होते हैं, 10th क्लास की जो मार्कशीट होती थी वो भी कंसीडर किया जाता था, अब नहीं होता, जब से आधार कार्ड आया है तब से नहीं हो रहा।
तो जब 10th क्लास का आज भी कहीं कहीं 10th क्लास की जो सर्टिफिकेट होते हैं, 10th क्लास की मार्कशीट होती है, उसको कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो भी आपकी क्या है, आईडी प्रूफ है। वो भी आपकी क्या है, आईडी प्रूफ है, जहां पे आपका प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है, राइट। तो आइए बच्चों, आप दोस्तों आप समझते हैं कि एक कैसे ब्रांच में हम ओपन करें। अगर हमें कोई अकाउंट ओपन कराना है तो कैसे ब्रांच में ओपन किया जाए, क्या क्या तरीके होते हैं। तो ब्रांच में जाके सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। सबसे पहला काम होता है आपको, मैं क्या बता रहा हूं, अगर मैं अभी बता रहा हूं दोस्तों, अगर आपको ब्रांच में जाके सेविंग अकाउंट खोलना है तो क्या क्या तरीके होते हैं। तो नंबर 1, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, राइट। ये फॉर्म जो होता है, ये फॉर्म वहां मिल जाएगा आपको, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, AOF कहते हैं। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करना होता है, राइट। और उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होती है, वही आपकी डॉक्यूमेंट ज्यादातर क्या रिक्वायर्ड होगी, आपकी डॉक्यूमेंट्स, आपके आधार कार्ड रिक्वायर्ड होगा, आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, आपकी पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है, पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है, और जरूरत पड़ती है आपकी फोटोज की जरूरत पड़ती है। आपकी कुछ फोटोज की, जो पासपोर्ट साइज छोटी सी जो एक स्टैंडर्ड साइज फोटो होती है, उसकी जरूरत पड़ती है, राइट। ये 3 चीज आपको जरूरत पड़ेगी। आपको ये 3 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भर के आपको ये 3 डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। दोस्तों एक चीज और ध्यान देना, पैन होता क्या है एग्जैक्टली? पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर होता है पैन का मतलब, परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फॉर्म पे नॉमिनी का ऑप्शन होता है। फॉर्म पे एक नॉमिनी का ऑप्शन होता है। क्या होता है? नॉमिनी। नॉमिनी का ऑप्शन भी आपको देना होता है। अब ये नॉमिनी क्या है? नॉमिनी होता क्या है, क्या मतलब है नॉमिनी का? आप कोई भी फॉर्म भरिए, कोई भी अगर आप अकाउंट्स वगैरह ओपन कराते हैं तो आपको नॉमिनी ऐड करना होता है। अगर आप कोई भी कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं भी पैसा लगाते हैं, तो वहां पर भी नॉमिनी ऐड करना होता है। अगर आप कोई इंश्योरेंस लेते हैं, वहां पर भी नॉमिनी ऐड करना होता है। नॉमिनी का मतलब समझिएगा, नॉमिनी का मतलब होता है जैसे कोई ए नाम का शख्स है, कोई ए नाम का यूजर है, ए नाम का कोई कस्टमर है, वो सेविंग अकाउंट खोलता है, या सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, या कोई इंश्योरेंस ले रहा है, या कोई कहीं इन्वेस्ट कर रहा है। ए नाम का ये आदमी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहा है या अकाउंट खुला रहा है। तो ए नाम क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये एप्लीकेशन भरेगा अपने नाम पे, लेकिन ये एक नॉमिनी ऐड करेगा। नॉमिनी ऐड करेगा। नॉमिनी किसी को भी बना सकता है, उसके मम्मी पापा, उसकी वाइफ, उसके हस्बैंड, जो भी ये है उसके अकॉर्डिंग ये बना सकता है किसी को भी नॉमिनी। मतलब ए अगर एक्सपायर करता है, यानी कि ए अगर अल्लाह को प्यारा होता है, अगर वो जो ए शख्स है अगर वो अल्लाह को प्यारा होता है, तो उस केस में क्या होगा, जो नॉमिनी होगा उस नॉमिनी को उसका बचा हुआ पैसा मिल जाता है। तो नॉमिनी का काम यही है कि ए यानी कि जिस भी इंसान ने कोई अकाउंट खुलवाया, या कोई इंश्योरेंस लिया, या कहीं इन्वेस्ट किया, अगर ये सारी चीजें होती है और वो नॉमिनी को, मान लो बी को नॉमिनी बनाता है ए, राइट, इन चीजों में से, और ए टपक जाता है, ए अल्लाह को प्यारा हो जाता है, तो बी को उसका पैसा मिल जाता है, चाहे वो सेविंग अकाउंट में जितना भी पैसा हो, इंश्योरेंस का जितना भी पैसा हो, या उसने जो इन्वेस्ट किया है वो जो पैसा हो, वो किसको, उसके नॉमिनी को मिल जाता है। देखो दोस्तों, नॉमिनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नॉमिनी। ये इमरजेंसी पे ये काम करता है। तो बेसिकली सेविंग अकाउंट्स में तो अकाउंट का बैलेंस जो भी है उसके किसी अपने को मिल जाता है जिसको उन्होंने नॉमिनी बनाया, ठीक है। ये होता है नॉमिनी का कॉन्सेप्ट। अब आगे चलते हैं, समझते हैं एक और पॉइंट, और वो है आपका कुछ यूनिक फैक्ट्स। आइए यूनिक फैक्ट्स समझते हैं दोस्तों। इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट जैसे कैलकुलेशन होता है, आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, ये दोस्तों जो आपके सेविंग अकाउंट्स में इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है, इंटरेस्ट हर 3 महीने में कंपाउंड होता है, ठीक है। इंटरेस्ट हर 3 महीने में जो आपके अकाउंट्स में इंटरेस्ट आते हैं, लगते हैं, वो हर 3 महीने में कंपाउंड होता है। कंपाउंड का मतलब समझते हैं। कंपाउंड का मतलब होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना, वो होता है कंपाउंड। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना, उसका मतलब होता है कंपाउंड। हर 3 महीने पे क्या होता है, आपका इंटरेस्ट कंपाउंड होता है, ठीक है। अब एक और चीज, एवरेज मिनिमम बैलेंस। अभी मैंने बताया था आपको कि सेविंग अकाउंट्स में आपको कुछ ना कुछ पैसे मेंटेन करके रखना होता है। इसको थोड़ा समझते हैं। एवरेज मिनिमम, जिसे हम बोलते हैं मैब, इसे हम मैब बोलते हैं या कैप बोलते हैं, यानी कि
मंथली एवरेज बैलेंस और क्वार्टरली एवरेज बैलेंस। क्या बोलते हैं? मंथली एवरेज बैलेंस और क्वार्टरली एवरेज बैलेंस, ये एग्जैक्टली है क्या, आइए समझते हैं। दोस्तों बहुत सारे जगह एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, एक बैंक है अंकुर इंटरनेशनल बैंक। मान लेते हैं एक बैंक है अंकुर इंटरनेशनल बैंक। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, वो बड़े वाकिफ होंगे इस बैंक से। इस बैंक पे बहुत सारे इन्होंने ऑपरेशंस किया होगा, तो आज मैं बताता हूं इसके बारे में। अंकुर इंटरनेशनल बैंक, हालांकि इमेजिनेशन बैंक है, कोई मेरे नाम पे है, कोई ऐसा नहीं है। तो अंकुर इंटरनेशनल बैंक में मान लीजिए आपको 1000 रुपए का आपको मेंटेन करना है मिनिमम बैलेंस। मिनिमम बैलेंस 1000 रुपए का मेंटेन करना है, मंथली एवरेज बैलेंस है ये, ठीक है। तो महीने का आपको 1000 रुपए मेंटेन करना है। चलिए समझते हैं। मान लीजिए ए नाम का कोई स्टूडेंट है, कोई ए नाम का कोई अकाउंट होल्डर है, स्टूडेंट नहीं है, कोई एक नाम का ए नाम का कोई अकाउंट होल्डर है। ए नाम के अकाउंट होल्डर ने क्या किया कि उसके अकाउंट में 2000 रुपए पड़े हैं। कितने पड़े हैं? 2000 रुपए उसके अकाउंट में पड़े हैं। और अगर वो उसको इमरजेंसी आ गई, लेकिन वो उसको डर लग रहा है, उसको पता है कि यार मेरे अकाउंट में ना जो मिनिमम बैलेंस मुझे मेंटेन करना है वो 1000 रुपए है। मैं अगर 2000 रुपए पूरा निकाल लूंगा तो मेरा चार्जेस लग जाएगा, मुझे चार्जेस लग जाएगा अकाउंट में। क्यों? क्योंकि अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है, मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है 1000 रुपए। अब वो डर रहा है, अब वो क्या करे? दोस्तों यहां पे एक आपको थोड़ा सा एक लिटरेसी यानी कि एक थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान ये है कि जो मंथली एवरेज बैलेंस होता है, जो मिनिमम बैलेंस होता है, वो आपका जो कैलकुलेट होता है वो डेली बेसिस पे नहीं होता। वो डेली बेसिस पे कैलकुलेट नहीं होता है, वो डेली बेसिस पे कैलकुलेट नहीं होता। अगर वो मंथली एवरेज है तो वो मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होगा, मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होगा। कैसे होगा चलिए समझते हैं। मान लीजिए आज 1 तारीख है और उस जो वो ए नाम का शख्स है उसके अकाउंट पे 2000 रुपए पड़े हैं। 2 तारीख को भी 2000 पड़े हैं, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को क्या पड़े हैं? सेम पैसा पड़ा है। अब 8 तारीख को मान लो एक इमरजेंसी आ गई, उसको 2000 रुपए निकालना है, लेकिन वो डर रहा है। मान लो उसने 2000 रुपए यहां पे क्या कर लिया, उसने विड्रॉ कर लिया, 2000 रुपए निकाल लिया। अब क्या 2000 रुपए जब इसने निकाला, इसके अकाउंट में कितना बैलेंस बचा? 0, नील बटा सन्नाटा बचा, 0 रुपए बचा। अब क्या ये 0 रुपए, क्या लगता है आपको, अगर मंथली एवरेज बैलेंस, इसको जो मिनिमम बैलेंस वो 1000 रुपए मेंटेन करना था, ये नहीं कर पाया 8 तारीख को, क्या यहां पे चार्जेस लगेंगे इसको? दोस्तों बिल्कुल भी चार्ज नहीं लगेंगे। एक शर्त है, एक काम करना पड़ेगा इसको। अगर ये आने वाले 3-4 दिन के अंदर, 3-4 दिन के अंदर मतलब 12 या 13 या 14 तारीख तक अगर यहां पे 2000 से ज्यादा अमाउंट इसने रख दिया, 2000 से ज्यादा अमाउंट रख दिया, राइट, 2000 मतलब 2500 3000 के आसपास रख दिया और उसको मेंटेन करके चला, तो एंड ऑफ द मंथ तक इसको कोई चार्जेस नहीं कटेंगे, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मंथली एवरेज बैलेंस है, एवरेज, राइट। यहां पे आपका एवरेज निकाला जाता है। एवरेज का मतलब मंथली एवरेज बैलेंस कैलकुलेट कैसे करते हैं ये समझ लेते हैं। आपका जो डेली का 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, इनका जो आखिरी में, दिन के आखिरी में जो पैसा बचता है, एंड ऑफ द डे, ईओडी का मतलब होता है एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द डे में जो आखिरी में आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है दोस्तों, आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो होगा, उन सारे बैलेंस को पूरा 30 तारीख तक, 30 या 31 तारीख तक सारे बैलेंस को ऐड किया जाएगा। कौन सा बैलेंस? आउटस्टैंडिंग बैलेंस। जो एंड ऑफ द डे पे जो बैलेंस बचता है उस बैलेंस को ऐड किया जाएगा और जो भी नंबर ऑफ डेज है, 30 का महीना है या 31 का महीना है, उससे डिवाइड किया जाएगा। और अगर आंसर डिवाइड करने के बाद आंसर अगर 1000 से ज्यादा आता है तो कोई चार्जेस नहीं कटेगा। डिवाइड करने के बाद अगर 1000 से कम आता है तो डेफिनेटली चार्जेस कट जाता है। तो ये होता है हमारा एवरेज, मंथली एवरेज बैलेंस। मिनिमम बैलेंस कभी भी डेली बेसिस पे नहीं करते हैं। मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का तरीका होता है, आपको महीने का जो एवरेज है वो उतना मेंटेन करके होना चाहिए। ज्यादातर बैंकर्स ये नहीं बताते हैं दोस्तों, क्योंकि ये आपका अवेयरनेस है, आपको पता होना चाहिए। ये मंथली हो गया, उसी तरह कहीं कहीं क्वार्टरली एवरेज बैलेंस लगता है। वो कैलकुलेट क्वार्टरली, मतलब क्वार्टर मतलब 3 महीना, वो 3 महीने का कैलकुलेशन निकालते हैं। 3 महीना मतलब जो आपका एंड ऑफ द डे में जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उन सबको प्लस कर दिया। 3 महीना है मतलब 90, 90 या जो भी 90 या 93 या 92 जो रहेगा उससे आपको डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा वो मिनिमम बैलेंस से ज्यादा होना चाहिए। अगर होता है तो बेशक आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे।
ओके दोस्तों, तो आज अब हम बात करेंगे सेविंग अकाउंट्स का। ये हमारा पूरा हो गया, सेविंग अकाउंट समझ में आ गया होगा सबको, एवरेज बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं वो भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट्स को। यानी कि आपने सुना होगा आरडी एफडी, सुना होगा आपने। आरडी एफडी क्या होता है भाई? आरडी का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट। इसे हिंदी में बोलते हैं आवर्ती जमा। मतलब कि आपको एक साथ इकट्ठा पैसा नहीं जमा करना, आपको पैसा टुकड़ों में जाना है, टुकड़ों में देना है। रिकरिंग बोलते हैं, रिकरिंग। रिकरिंग डिपॉजिट इसको बोलते हैं दोस्तों। यानी कि पैसे आपको कैसे करना है जमा? पैसे आपको टुकड़ों में जमा करना है। आरडी में आप हर महीने फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करते हैं और उस पर इंटरेस्ट अर्न करते हैं, इंटरेस्ट आपको मिलता है। सो आइडियल है उन लोगों के लिए, ये बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो रेगुलर बचत करना चाहते हैं, राइट? तो आप इंटरेस्ट आपको मिल ही रहा है इसमें, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आप हर महीने छोटा छोटा अमाउंट 1000, 2000, 3000 जो है उसमें आरडी में डाल सकते हैं। और इंटरेस्ट रेट क्या होता है? वही फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट 4% से लेके 7% तक होता है। ये 4% से 7% है। भाई इसमें ब्रैकेट क्यों है? 4 से 7% का ब्रैकेट क्यों है? डिपेंड करता है आपका ड्यूरेशन, डिपेंड करता है आप कितने समय के लिए यहां पे पैसे डाल रहे हो, डिपेंड करता है पैसा कितना डाल रहे हो। ज्यादातर ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है दोस्तों, वो आपके ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है, कितने समय के लिए डाल रहे हो। जनरली यही होता है 4 से 7%, 7.5% तक एनुअल रेट इंटरेस्ट मिलता है आपको। पर डिफरेंट बैंक्स में रेट्स अलग अलग हो सकते हैं। हर एक बैंक अपना अलग अलग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो चार्ज करता है। आइए समझते हैं यहां पे टाइप्स कितने तरह के होते हैं, मतलब आरडी कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट्स। तो टाइप्स ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट मतलब शॉर्ट टर्म। अब शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है? अगर बैंकिंग टर्म्स में दोस्तों, बैंकिंग टर्म्स में शॉर्ट टर्म की बात हो रही है, याद रखना, बैंकिंग टर्म्स में अगर शॉर्ट टर्म की बात होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म का मतलब ही होता है 1 साल से कम। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 1 साल से कम। अगर लॉन्ग टर्म की बात होती है तो 1 साल से ज्यादा। तो शॉर्ट टर्म आरडी क्या होता है दोस्तों? शॉर्ट टर्म आरडी होता है, पहला आपका टाइप हो गया शॉर्ट टर्म आरडी। शॉर्ट टर्म आरडी यानी कि 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल से कम, 6 महीने के अंदर, 6 महीने से लेकर 1 साल से कम, 1 साल तक बोल सकते हो, 1 साल से कम बोल सकते हो। 1 साल तक का जो रहता है, 6 महीने से लेकर 1 साल तक का जो आप फिक्स करते हो, आरडी देते हो और हर महीने पैसा देते हो, वही आपका शॉर्ट टर्म होता है। लॉन्ग टर्म 1 साल से लेकर 10 साल। लॉन्ग टर्म क्या होगा? लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से 10 साल। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 1 साल से 1 ईयर टू 10 ईयर्स। 1 ईयर टू 10 ईयर्स जो आप यहां पे आप करते हो हर महीने पैसे, वही होता है आपका लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स। तो दोस्तों ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ रिकरिंग अकाउंट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स। अब बात करते हैं इनके एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबल, आप कैसे एलिजिबल होते हो, कैसे आप एलिजिबल होते हो, और यहां पे डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं और डॉक्स की बात कर लेते हैं, यानी डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। क्या है ये समझते हैं। कोई भी अकाउंट होल्डर, रिकरिंग डिपॉजिट का जो अकाउंट होल्डर है, कोई भी आरडी खोल सकता है। डॉक्यूमेंट्स वही रहेंगे जो सेविंग अकाउंट्स के लिए होते हैं, सेम एज सेविंग अकाउंट्स, क्योंकि मोस्टली जो रिकरिंग डिपॉजिट्स एग्जिस्टिंग अकाउंट में ही लिंक होती है। देखो ज्यादातर क्या होता है, आपका कोई सेविंग अकाउंट खोल चल रहा है, राइट, और आपके जो बैंकर्स है वो आपको अप्रोच करते हैं कि आप अपना आरडी ओपन करा लो, राइट, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ लगे वही यहाँ पे लगेंगे, कोई और डिफरेंस नहीं होता। तो यही एग्जिस्टिंग अकाउंट में होता है और उसमें लिंक हो जाता है। अब ओपन कैसे करते हैं, आरडी खोलते कैसे हैं? ब्रांच में जाके आरडी फॉर्म आपको फिल करना होता है। अमाउंट जो भी आपको हर महीने डालना है वो आपको सेलेक्ट करना होता है। हर महीने डिपॉजिट करने वाला अमाउंट आप डाल दीजिए, वहां पे आप फॉर्म फिल करना होगा, दैट्स इट, ठीक है। और यहाँ पे एक कैलकुलेशन कैसे होता है, कैलकुलेशन देख लेते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए आप 1000 रुपए हर महीने डिपॉजिट कर रहे हो 6% के इंटरेस्ट पे। 1000 रुपए हर महीने डिपॉजिट कर रहे हो, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, और आप ये करोगे 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए करोगे, राइट। तो इसमें आपको रिटर्न क्या मिलेगा ये समझते हैं। क्या है समझिए, आरडी का रिटर्न कैसे मिलेगा। आपने 1000 रुपए हर महीना डाल रहे हो, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, और 2 साल के लिए डालते हो, तो फाइनल अमाउंट जो होगा 2 साल के एंड पर आपको जो मिलेगा 25,293 के आसपास मिलेगा। 25,293 के आसपास आपको यहां पे मिलने वाला है। यानी कि आप डालोगे कितना, 1 साल हर महीना 1000 रुपए डाल रहे हो, 1 साल में आपको कितना हो गया, 1 साल में 12,000 हो गया, 2 साल में आपका 24,000 हो गया, और वहीं पे अगर बात करें रिटर्न की 25,293 ये फिक्स रिटर्न होगा आपका, राइट। तो ये आपका इंटरेस्ट आप इसमें अर्न करोगे 1293 आपका यहां पे इंटरेस्ट अर्न करोगे।
दोस्तों हो सकता है यहाँ पे जो लोग वीडियो देख रहे हो कुछ लोग बोलेंगे अरे फिर आरडी में हम पैसा क्यों डालते हैं, इससे अच्छा तो हम एसआईपीज में जा सकते हैं, इससे अच्छा तो हम किसी और जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों एसआईपी आपके लिए है क्योंकि आप थोड़ा सा जानकार हो चुके हो। उनके लिए जो लोग आज भी गांव में रहते हैं, उनके लिए जो लोग आज भी जिनको सिर्फ बैंक में वो अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट के अलावा कुछ नहीं पता, उनके लिए आरडी और एफडी सबसे बेस्ट चीज होती है। उनको पता है कि आरडी और एफडी में चाहे कुछ भी हो जाए पैसा मिलेगा ही मिलेगा कुछ ना कुछ बढ़ के, तो वो उसी में खुश हैं। ये हो सकता है, ये बिल्कुल है कि वो इतना अवेयर नहीं है। खैर एनीवेज हम आगे चलते हैं, यूनिक फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों टैक्स बेनिफिट, आरडी पे कोई टैक्स डिडक्शन नहीं मिलता। पार्शियल विड्रॉज, अगर आप आरडी में पार्शियल विड्रॉ करना चाहते हो, मतलब पार्शियल विड्रॉ मतलब आपने यहाँ पे 2 साल का 24,000 मिलना है, 1 साल 2 साल के लिए आपने किया है, लेकिन 1 साल 12,000 हो चुका, आप उसको निकालना चाहते हो लेकिन आप निकाल नहीं पाओगे, ऐसा अलाउड नहीं होता। अगर मैच्योरिटी से पहले कोई विड्रॉ किया तो देखो निकाल तो लोगे, लेकिन वही है कि उसमें फाइन लग जाता है, जैसे एफडी में लगता है वैसे सेम ऐसा ही है। ठीक है, ऑलराइट दोस्तों, तो ये तो आपका रेकरिंग डिपॉजिट था। अब चलते हैं फिक्स डिपॉजिट्स। एफडी फिक्स डिपॉजिट क्या होता है समझ लेते हैं। भाई फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है फिक्स, जैसे हमने रेकरिंग में क्या किया, टुकड़ों में हमने पैसा हर महीने महीने करके डाला। अब यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट में आप एक लमसम, एक बड़ा अमाउंट, जैसे 24,000 डाला तो 24,000 एक साथ आपने डाल दिया, 24,000 एक साथ आपने एक समय के लिए डिपॉजिट कर दिया। तो फिक्स डिपॉजिट में तो आप एक लमसम अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करते हैं फिक्स्ड पीरियड के लिए और उस पर फिक्स्ड इंटरेस्ट अर्न करते हैं। इंटरेस्ट रेट वही होता है, इसमें भी इंटरेस्ट रेट सेम होता है, वही 4 से 8, 4 से 8, 8.5, 9 तक भी जा सकता है। तो पर सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाता है, 9, 9.5 भी हो सकता है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती है, डिपेंड करेगा आप कितने ड्यूरेशन के लिए जाते हो, राइट। टाइप्स ऑफ फिक्स डिपॉजिट क्या होता है दोस्तों, एक स्टैंडर्ड फिक्स डिपॉजिट होता है। स्टैंडर्ड फिक्स डिपॉजिट मिनिमम ड्यूरेशन याद रखना, आरडी में मिनिमम ड्यूरेशन 6 महीना था, एफडी में जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो 7 दिन होता है, यानी कि आप 7 डेज के लिए भी कोई पैसा फिक्स कर सकते हो। तो 7 दिन से लेकर 10 साल तक और अमाउंट मैच्योरिटी पर मिलेगा, राइट। टैक्स सेविंग की बात करें तो टैक्स की बात करें दोस्तों, तो टैक्स सेविंग एफडी 5 साल लॉक इन पीरियड और टैक्स डिडक्शन मिलता है। सीनियर सिटीजन के लिए हायर इंटरेस्ट और कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे मैंने कहा। क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव कुछ समझ लेते हैं। क्यूमुलेटिव में इंटरेस्ट मैच्योरिटी पर मिलता है और नॉन क्यूमुलेटिव में हर मंथ या क्वार्टर इंटरेस्ट रिसीव कर सकते हो आप। क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव में क्या होता है, जो इंटरेस्ट होता है वो हर साल मिलेगा, इंटरेस्ट जो होगा वो आपका हर साल मिलेगा ईयरली बेसिस पे। सॉरी, जो क्यूमुलेटिव होता है दोस्तों, क्यूमुलेटिव होगा दोस्तों, क्यूमुलेटिव जो होगा उसमें इंटरेस्ट जो है मैच्योरिटी पे मिलेगा। जो आपका क्यूमुलेटिव की अगर मैं बात करूं, क्यूमुलेटिव की बात करूं तो उसमें जब आपका फिक्स डिपॉजिट जो डिपॉजिट है वो जब मैच्योर हो जाता है, ठीक है, तब आपको ये यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है, वहीं पे अगर मैं नॉन क्यूमुलेटिव की बात करूं तो आपको नॉन क्यूमुलेटिव में जो इंटरेस्ट मिलता है वो हर मंथ या हर क्वार्टर इंटरेस्ट मिलेगा। मंथली या क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो ये होता है नॉन क्यूमुलेटिव। ठीक है, एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स, देखो एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स सब सेम ही होता है, कोई इसमें बहुत डिफरेंस नहीं है, वही आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, एड्रेस प्रूफ में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, पासपोर्ट, ये सब आ जाता है। और फॉर्म 15G और 15H, अगर इंटरेस्ट इनकम पे टीडीएस नहीं चाहते हो तो ये फॉर्म फिल कर सकते हो आप, राइट। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, एक तरह का टैक्स लगता है ये, ठीक है। और इसमें एफडी ओपन कैसे करते हैं, ब्रांच में आपको विजिट करना है, एफडी फॉर्म भरना होगा, अपने डिपॉजिट अमाउंट और टेन्योर सेलेक्ट करने होते हैं। आप अपने सेविंग अकाउंट से भी फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकते हो, ये अलग से कैश डिपॉजिट करके, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है। कैलकुलेशन समझ लेते हैं दोस्तों। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट 1 लाख रुपए, मान लो 1 लाख रुपए आपने फिक्स किया, 1 लाख रुपए फिक्स किया 5 साल के लिए, 5 साल के लिए 1 लाख रुपए फिक्स किया और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 6.5% दिया आपको। 1 लाख रुपए आपने फिक्स किया 5 साल के लिए, 6.5% आपको इंटरेस्ट मिला है। तो फाइनल अमाउंट जो होगा 5 साल के एंड पर आपको कितना मिलेगा, 5 साल के एंड पर आपको मिलेगा करीब 5 साल के एंड पे आपको मिलता है करीब 1.39 लाख्स, यानी कि आपने 1 लाख रुपए दिया, 5 साल के बाद आपको 40,000 का फायदा मिला इसमें, करीब 40,000 के आसपास। तो ये हो गया आपका एफडी का कैलकुलेशन। एफडी के कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे फैक्ट्स क्या है, प्री मैच्योर विड्रॉल अगर आप करते हो, समय से पहले विड्रॉ करते हो, तो एफडी में प्री मैच्योर विड्रॉ अलाउड है, पर पेनल्टी लगती है, बिल्कुल पेनल्टी लगेगी। इसके अलावा आप लोन भी ले सकते हो एफडी के अगेंस्ट। आपका जो मान लीजिए 1 लाख रुपए की एफडी है, तो 1 लाख रुपए के बजाय आपको 80-70 हजार तक का लोन मिल सकता है, राइट। होता जनरली 70% से लेकर 90% तक का आप लोन ले सकते हो। और
उसके अलावा दोस्तों ब्रांच में अप्लाई कैसे करते हैं, इसमें स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। ब्रांच को आप विजिट करना है, किसी भी बैंक की ब्रांचेस में जाके आप विजिट करो और काउंटर पे अपना रिक्वायरमेंट बताओ, फॉर्म फिल करिए आरडी या एफडी के लिए, और जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो काउंटर से ले लीजिए, ले सकते हैं आप, और उसमें रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करिए, डॉक्यूमेंट्स अटैच करिए, वही सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फॉर्म के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है, जैसे आईडी प्रूफ हो गया, आपके एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब होता है। नॉमिनी का डिटेल्स आप फिलअप करिए। इनिशियल डिपॉजिट, अकाउंट ओपनिंग के लिए इनिशियल डिपॉजिट भी रिक्वायर्ड होता है, कई दफ़ा आपको चेक देना होता है, तो वो उसी मिनिमम बैलेंस के जरिए आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आप बैंक एक वेरिफिकेशन करता है और आपको अकाउंट ओपनिंग कंफर्मेशन भी मिल जाता है। तो दोस्तों ये पूरा तरीका था सेविंग अकाउंट, आरडी और एफडी के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं आई होगी डेफिनेटली एक बार मैं यही कहूंगा कि 2-3 बार देखिए, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से डिटेल में बताया सारी चीज़ें। तो अगर आप, जरूरी नहीं है कि आप बैंक में करियर देख रहे हो तो ही ये वीडियो आपके लिए अच्छा है। किसी भी जगह काम कर रहे हो, बैंक के बारे में नहीं पता, कोई अकाउंट्स के बारे में नहीं पता, ये वीडियो ज़रूर देखिए। फिर से बोलूँगा, चैनल को पूरी तरह से एनालाइज करिए। चैनल पे वीडियो समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तब जाके इसको आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह मेरे साथ बने रहेंगे। जो भी आपके कंसर्न्स हैं, आप कंसर्न्स मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर डाला करिए। मैं डेफिनेटली, हमारी टीम या मैं आपको रिवर्ट करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपने स्किल्स पे काम करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और रोज शाम को 7 बजे अवेलेबल रहा करिए, ताकि आपको ये सारे डिटेल्स, सारे जो ये टॉपिक्स होते हैं, ये टॉपिक की वीडियोस मिल सके आपको। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं कल 7 बजे। थैंक यू सो मच।